जी। क्यों नहीं यहाँ ऐसा होता है? ये मेरा इन लोगों से सवाल है, जो लोग यहाँ से बहुती समझ लिया है राजनीति को। यहाँ पर तो हमने ये देखा है कि जिसका बाप एमएलए बनेगा उसी का बेटा एमएलए बनेगा, तो जिसका बाप मंत्री बनेगा उसी का बेटा मंत्री बनेगा। सर तो ये प्रथा कब तक चलेगा? ये परंपरा में बदलाव आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए। और मैं आपकी चैनल के नौजवान, नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ मिथिलेश कुमार। अभी मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का डगरवा प्रखंड अंतर्गत टोली पंचायत के वर्तमान मुखिया सह 22 विधानसभा के भावी प्रत्याशी के साथ विधानसभा को लेकर कुछ खास बातचीत। सर अपना परिचय बताया जाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम है जी, मुखिया ग्राम पंचायत टोली, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष पूर्णिया। सर आपका मेरे चैनल पर हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन है सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे चैनल की ओर से सर माहे पावन रमजान की हार्दिक मुबारकबाद है सर आपको और आपके संघ को सर। जी, रमजान मुबारक का आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बैसी विधानसभा वासियों को, पूरे देशवासियों को जी मुबारकबाद पेश करते हैं जी और खुश आमदीद वेलकम कहते हैं। सर सबसे पहले विधानसभा 22 पर कुछ खास बातचीत सर आपके साथ। जी सर अभी राजद के विधायक सर सैयद शेख रुकनुद्दीन साहब अभी राजद के विधायक हैं, उनके द्वारा सर जो भी प्रक्रियाएं, जो भी कार्य किए गए हैं उससे लोग ज्यादा कुछ संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं सर। अगर ऐसे में आप 25 के विधानसभा में चयनित होकर विधानसभा के लिए जाते हैं सर, जनता का आशीर्वाद और दुआ आपको मिलता है सर, तो 22 के लिए खास कुछ क्या करेंगे सर आप? देखिए, अगर पार्टी हमको टिकट देगी जी, अगर चुनाव हम जीत के आते हैं जी, तो सबसे पहला प्रथम मेरा मामला रहेगा जी कि 22 में शिक्षा का हब बनाना है। 22 विधानसभा जी, क्योंकि 22 विधानसभा शिक्षा से जुड़े हुए संस्थाएं यहाँ बहुत कम है। जी, जैसे यहाँ ITI कॉलेज नहीं है, जी, यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, जी, यहाँ पर BEd कॉलेज नहीं है। जी, अगर आप देखेंगे शिक्षा से कोसों दूर है हमारा विधानसभा, जी, और इस तरह का कोई आज तक पहल नहीं हुआ। जी, अगर हम जीत के आएंगे तो सबसे पहला मेरा लक्ष्य रहेगा कि 22 विधानसभा को शिक्षा का हब बनाना है। आज हमारा बेटा खुद का जी, अगर ये जाकर के दिल्ली में आपका देश के अन्य अन्य हिस्सों में जाकर के वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है जी, या पढ़ाई लिखाई कर रहा है, ये पूरे ये सीमांचल के साथ ये हाल है जी, तो इसलिए हम लोग सबसे पहला कोशिश होगा जी कि कोटा जैसा शिक्षा का हब 22 हो, 22 विधानसभा हो, सीमांचल हो, ये हमारी कोशिश होगी। दूसरा मामला ये है कि हमारा जो ये एरिया है, ये किसान का एरिया है जी, यहाँ पर अक्सर लोग किसान हैं जी, तो किसान है तो किसान की फैसिलिटी का कोई जुगाड़ यहाँ नहीं है, ना यहाँ कोई गोदाम है, ना यहाँ कोई कारखाना है। आप अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर मक्का का खेती पूरे बिहार में कहीं होता है तो वो 22 विधानसभा में जी, है ना। अब 22 विधानसभा में इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा विधानसभा है, यहाँ एक मक्का का रखने के लिए गोदाम नहीं है सरकारी, न मक्का को प्रोसेसिंग करने के लिए यहाँ कोई फैक्ट्री। तो हम लोग अगर चुनाव जीत के आएंगे तो ये मेरा प्राथमिकता होगा कि किसान के फैसिलिटी के लिए यहाँ भंडार हो, गोदाम हो, और जैसे मक्का के लिए, गेहूं के लिए जो हमारे यहाँ जो फसल का पैदावार है उसका भंडारण यहाँ हो। जी, उनका आज के डेट में देखिए हम लोग मक्का की खेती करते हैं, हमको 18-20 रुपया का किलो का दर, मतलब हमको अपना मक्का को बेचना पड़ता है। जब हम उसी मक्का का बीज को अगर खरीदने जाते हैं तो हम 1000 रुपये किलो खरीदते हैं। तो अगर हम जैसे लोग अगर चुनाव जीत के आएगा तो सबसे पहला कोशिश ये रहेगा कि मक्का का बीज का प्रोसेसिंग, जी, मक्का से जुड़े हुए जितना चीज बनता है उन तमाम कामों को यहाँ 22 विधानसभा में कराया जाएगा। ये मेरा लक्ष्य है, ये पहली प्राथमिकता। सर बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो लोगों को अपने मैनिफेस्टो में अलग अलग तरह के लुभावने सपने दिखा रहे हैं। ऐसे में सर आप मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और बीजेपी और जेडीयू के द्वारा आप चयनित किए जा रहे हैं सर, ये कुछ खास अहम बात है सर।
पार्टी के लिए। सर अभी जो नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं इफ्तार पार्टी को लेकर, इसका सर मूल उद्देश्य होता है विधानसभा के जनताओं को परिवर्तित करना। तो इस पर आप कुछ खास क्या कहेंगे सर? देखिए, 22 विधानसभा ही नहीं बल्कि ये सीमांचल जी, सीमांचल में आज से 15 साल पहले जी, यहाँ पर राजद का बहुत सरकार थी। लालू यादव यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में आते थे जी, और ये सीमांचल से 6.5 सीट चुनाव जीत के वो यहाँ से जाते थे। ये आप भी जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, पूरी दुनिया सीमांचल का एक बच्चा जान रहा है। जी सर। लेकिन इसके एवज में सीमांचल को क्या मिला हमको बताइए? कुछ भी नहीं। सीमांचल में आज एगो मतलब मेडिकल कॉलेज नहीं है जी, एगो डिग्री कॉलेज नहीं है। आज हमारा बच्चा बीएड करने की कोशिश करता है, बीएड करने का पहल करता है, उसको देश के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता है। बिल्कुल, शिक्षा का अभाव है जी सर। तो सीमांचल आज हम लोग हर साल जी बाढ़ का पानी से जी, हर साल हम लोग मतलब तो समझिए कि हमारा किसानों का फसल खत्म हो जाता है जी, पूरी साल की मेहनत आके कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है। तो सरकार का इस तरह का कोई पहल नहीं रहा कि इस इलाके में किसानों की जमीन को सुरक्षित किया जाए जी, गंगा के किनारे जो लोग बसा हुआ है उनका घर को सुरक्षित किया जाए जी, हत्ता कि यहाँ तक कि मस्जिद और मंदिर तक नहीं बचा पाया जी, है कि नहीं? आप सब देख रहे हैं जी, बिल्कुल। कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितना स्कूल सब विलीन हो गया समंदर में। जी सर। लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं है। जी, सरकार जो जीआर की राशि बांटती है 6,00,000 करके, जी, अरे ये सब पैसा बांट के आप क्या करेंगे? आप इससे अच्छा है कि ये सब पैसे को लगा के एक साल मुस्तकिल बाढ़ को के बचाव के लिए मुस्तकिल एक योजना तैयार करे, एक प्लान तैयार करे, एक मैप तैयार हो। अब देखिए हमारा सीमांचल कितना खूबसूरत जगह है, यहाँ की जमीन कितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, कितने भोले भाले लोग हैं, और ये भोले भाले लोगों का ये लोग हमेशा गलत फायदा उठाया है। सर एक अहम सवाल आपके सामने, 22 विधानसभा सर नदियों के घेरान से घिरा हुआ है और काफी कटान की स्थिति बनी रहती है सर। ऐसे में आप जैसे जनप्रतिनिधि जो पंचायत की सत्ता पर हैं, मुखिया जी, कटान को लेकर विधायक के पास पैरवी करने के लिए जाते हैं सर कि हमको जल संसाधन विभाग से इसमें बोल्डर पिचिंग का काम करवावे या और कुछ कटान को रोकने की व्यवस्था करवावे। ऐसे में सर विधायक जी के द्वारा उन जनप्रतिनिधियों की बात की अवहेलना की जाती है। सर अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर आप विधानसभा के लिए चयनित किए जाते हैं सर, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों की समस्या को आप कहां तक सुन पाएंगे सर? देखिए सारे जनप्रतिनिधि सर आपकी आवाज को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। देखिए आप अगर हमको ईश्वर अल्लाह अगर मौका दिया, अगर विधानसभा में चुन के आए जी, तो मैं आपको इस बात का आज आपके चैनल के माध्यम से जी, इस विधानसभा के लोगों को, तमाम प्यारे भोले भाले मतदाताओं को, जी, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बुजुर्गों को, यहाँ के माता बहनों को जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहला काम हम लोगों का होगा कि 22 विधानसभा के किसानों का जो जमीन बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, इनको सुरक्षित करना। जी, इनको सुरक्षित करना यहाँ के राजनेताओं की जिम्मेदारी थी, जो आज तक ये लोग नहीं कर पाए। जी, और हम आपको कुछ देर पहले बताए थे जी कि हमारे यहाँ ना इतना बड़ा आबादी है खेती का, यहाँ पर सारी जमीन खेती का है, यहाँ भंडारण नहीं है, यहाँ बीज प्रोसेसिंग का कोई इंतजाम नहीं है, बस सिर्फ हम लोग केवल उपजाने के लिए फसल बच गए हैं। हमारे पास गोदाम नहीं है कि हम यहाँ से फसल पैदा करके हम गोदाम में रखें उसको सुरक्षित और उसको अच्छे कीमत के साथ बेचें। ये व्यवस्था नहीं है। अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो किसान से जुड़े हुए जितने समस्या है उन सब पर हम लोग काम करेंगे और मजबूती से काम करेंगे, और जो अगर ये काम नहीं करना चाहेगा, चाहे वो जिसकी भी सरकार होगी, उसका ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। सर अभी जो बेरोजगार युवक हैं, पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी कहते हैं कि अगर मुझे आपका समर्थन प्राप्त होता है
तो मैं यहाँ एक अच्छी फैक्ट्री का भी निर्माण करवाऊंगा। जी यही क्या सर इसमें कितनी सच्चाई है? और आप इस लाइन पर सर क्या कहना चाहेंगे उन बेरोजगार युवकों के लिए जो रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं? सर देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव जीत के आता है, चाहे वो मुखिया हो, मेंबर हो, सरपंच हो जी या एमएलए हो, एमपी हो, जिला परिषद हो, जी ये सब लोग चुनाव जिता के भेजते हैं इसी उम्मीद से। जी लेकिन अभी तक का जो स्थिति है जी इसमें कोई लोग कहीं से देखते हैं कि सक्सेस नहीं है, वो कामयाब नहीं है, चाहे वो अपनी बात को मजबूती से सरकार के पास नहीं रख पा रहा है जी या उसके पास वो विवेक नहीं है या वो इस बात पर अड़ नहीं पा रहा है कि हमारे विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं, वो अपनी बात को कायदे से सरकार के पास नहीं रख पाता है। तो हम लोग चुनाव जीत के आएंगे, ये सीमांचल का एरिया है। एक वक्त था हमारे दादा और हमारे पापा लोग, जो गांव के चचा लोग बोलते थे कि बाहर से लोग आकर के इस इलाके में काम करता था, मजदूरी करता था। सीमांचल के बाहर के लोग यहाँ आकर के मजदूरी करता था और यहाँ आकर के यहाँ का फसलों को काटता था। यहाँ आकर के किसानों के साथ मिलकर वो मजदूरी करता था। लेकिन ये 20 साल में ये क्या ऐसा हो गया कि आज हमारे नौजवान बल्कि आप देखेंगे जो बच्चे पढ़ने लायक है इस इलाके का, इस सीमांचल इस 22 विधानसभा का, जिस बच्चे को स्कूल और कॉलेज में रहना चाहिए, वो देश के अन्य राज्यों में जाके, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे जगह में अगर आप जाके पूछेंगे तो आपको ये सीमांचल का बच्चा मिलेगा होटल में पोछा मारने के लिए। आप जाके देखेंगे ये सीमांचल का बच्चा आपको, किसान हरियाणा पंजाब जाइएगा तो जिस बच्चे को हमारे बच्चे के साथ किताब और बैग होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चा जाकर के वहां का मवेशी चढ़ा रहा है हरियाणा में, पंजाब में जाकर के। क्या ये बात में सच्चाई है या नहीं है बताइए? आप तो कुछ चैनल चलाते हैं। सर पूरी सच्चाई के साथ आपने ये बयान किया है। सर सोशल मीडिया पर अभी आपने देखा एक तेज प्रताप का वीडियो वायरल हो रहा है जो आपके पर्यावरण मंत्री भी थे सर महागठबंधन की सरकार में, उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था सर। वो अपने बॉडीगार्ड के कपड़े को भी फाड़ रहे थे, पुलिसकर्मी के भी वर्दी को फाड़ा है, उस पर सर 4000 का चालान भी हुआ है। आपने सोशल मीडिया पर देखा है सर, कुछ नहीं देखा है। तो ऐसे में सर आप क्या कहेंगे, ये राजनीति का दुरुपयोग है या सदुपयोग है सर? देखिए आप प्रत्याशी हैं सर, सबसे विधानसभा के प्रत्याशी हैं सर। इसमें तो हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, यही तो मानवता क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है। इंसानियत का ये मतलब है, मानवता का ये मतलब है कि हमारे साथ चलने वाले लोग, चाहे वो मजदूर हो या आईएएस हो या आईपीएस हो, है ना, सबका एक लेवल है और सबको सम्मान दिया जाएगा। सबका अपना एक इज्जत होता है और हम तो ये कहेंगे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या एमएलए हो, एमपी हो या मुखिया हो, सर, हमको जो लोग चुनाव जिता के भेजते हैं, जो हमें एमपी एमएलए बनाते हैं, तो वो हमसे ऊपर की चीज है। हमसे वो ऊपर की चीज है। तो हमको एक समाज के अंतिम व्यक्ति भी अगर मेरे पास आता है तो उसको हमें सम्मान के साथ उसका स्वागत करना है, इस्तेमाल करना है। ये हमारे कर्तव्य और फर्ज है। और हमारे धर्म में भी ये बात है, आपके भी धर्म में ये बात है कि किसी को आप हीन नजर से नहीं देख सकते हैं, ये बड़ी नजर से नहीं देख सकते, ये बड़ी मानवता है, ये मानवता की बात है। जैसा लोग रहेगा वैसा काम करेगा। यही बात। सर अगर आप जीत कर आते हैं तो खास क्या कर पाएंगे सर? हम 22 विधानसभा के तमाम नौजवानों से अपील करेंगे, रोजगार के क्षेत्र के लिए। जी, हम तमाम नौजवानों, बच्चों से अपील करेंगे, तमाम माओं से अपील करेंगे, तमाम बहनों से अपील करेंगे कि अगर हम चुनाव जीत के आएंगे तो ये जो पलायन है मजदूर का, जो दिल्ली पंजाब हरियाणा की तरफ, देश के अन्य हिस्सों की तरफ, जो हमारे मासूम बच्चा जाके होटलों में काम करते हैं, सबसे पहला हम ये काम करेंगे कि यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करा के, जो बच्चे बाहर जाकर के मजदूरी करता है उसको लाके यहाँ पर एडमिशन करा के उसको पढ़ाना लिखाना है, उसको ऐसे लायक बनाना है कि कल वो कोई कारखाना चलाएगा।
जी। और यहाँ से जो मजदूर जो बाहर जाते हैं, फिर सीमांचल में हम लोगों को किसान के साथ मेहनत करके उस पलायन करने वाले मजदूर को यहाँ पर रोकना है और अपनी खेती का, यहाँ पर जो खेती का जो हमारे यहाँ खेती होता है वो बहुत मशहूर खेती होता है जी। उस किसान को मजबूत करना है, ताकि फिर से पुनः वो दिन आए हमारे पास कि इस इलाके के लोग यहाँ पर काम करें, यहाँ रोजगार करें और उद्योग यहाँ लगे, ताकि लोग यहाँ घर पर काम करें। अब देखिए कितनी अफसोस की बात होती है, रात दिन हम लोग देख रहे हैं माँ बीमार तड़प रही है यहाँ पर जी, लेकिन उसका बच्चा उसका मुंह नहीं देख पा रहा है, और माँ का अंतिम दिन हो जाता है, उसका सांस रुक जाता है और उनकी मौत हो जाती है, लेकिन वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाता है। तो ये दिन हम लोगों को देखना पड़ रहा है। तो हम लोग सब लोग मिल करके ये कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ काम हो जो सब लोग मिल करके यहाँ पर काम करें और अपने परिवार के साथ रहें। अपने माँ बाप के अंतिम समय जो जब हम उसको शमशान पहुंचाने लगते हैं, कब्रिस्तान पहुंचाने लगते हैं, ऐसे समय पर भी हमारे बच्चे वो दिल्ली और पंजाब, मुरादाबाद, हैदराबाद, महाराष्ट्र में जाके मजदूरी करता है और उसके साथ कोई ऐसा साधन नहीं है जो वो यहाँ आकर के अपने माँ बाप को मैयत के समय उसको 2 मुट्ठी मिट्टी दे सके। ये हमारे इलाके के लोगों को ये बदनसीबी नसीब नहीं है। इसलिए आप जैसे लोगों से भी, आप जैसे विद्वानों से भी हम कहेंगे कि एक मुहिम चलाए हम लोग कि सीमांचल में तरक्की हो, यहाँ कारखाना लगाए। आज तक जितना सीमांचल को पीछे छोड़ा है, हम लोग इसको लड़ के रोड से लेके सदन तक लड़ करके इस सीमांचल का हक को वापसी करेंगे और यहाँ पर मजबूती से काम होगा, ताकि सीमांचल के लोग घर में रह करके अपना काम कर सके और यहाँ के बच्चे मुरादाबाद, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में जाके नहीं पढ़ाई लिखाई करे। मालूम है आपको, आप इलाके में जाके घूमिए, देखिए, जिस बच्चे को अगर मेडिकल का तैयारी करना पड़ता है तो कोटा जाना पड़ता है भाई जी, राजस्थान कोटा जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ का सारा क्यों नहीं है सर? हमारे यहाँ का सारा पैसा, हमारे यहाँ का जो शिक्षा से में जितना पैसा खर्च होता है, ये इसका सारा रेवेन्यू अन्य राज्य लेता है जी। क्यों नहीं यहाँ ऐसा होता है? ये मेरा इन लोगों से सवाल है, जो लोग यहाँ से बखूबी समझ लिया है राजनीति को। यहाँ पर तो हमने ये देखा है कि जिसका बाप एमएलए बनेगा उसी का बेटा एमएलए बनेगा, तो जिसका बाप मंत्री बनेगा उसी का बेटा मंत्री बनेगा। सर तो ये प्रथा कब तक चलेगा? ये परंपरा में बदलाव आनी चाहिए, एकदम आनी चाहिए। और मैं आपकी चैनल के नौजवानों से, आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि इस प्रथा को हटाइए आप लोग जी, और कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को लाए कि ताकि आपके हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़े। जब तक आपकी बात को नहीं मान ले तब तक आप लड़ते रहे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे तो कामयाबी मिलेगी और यहाँ रोजगार आएगा, यहाँ खेती होगी, यहाँ कारखाना लगेगा, यहाँ डिग्री कॉलेज बनेगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। सर एक छोटा सा सवाल, आपका बयान तो सर लोगों के लिए चुभने लायक बयान दिया है आपने सर। सर अभी जो नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं इफ्तार पार्टी में, इसका क्या असर पड़ेगा सर मतदाताओं पर? देखिए, असर काम पर पड़ता है जी, असर काम पर पड़ता है जी। और वो यहाँ आ रहा है जी, सीमांचल में आ रहा है, वैसी विधानसभा में आ रहा है जी, तो हम लोग यहाँ के नागरिक के हैसियत से, मेहमान आ रहा है उसका हम स्वागत करेंगे जी, उसका स्वागत होगा, हम सब लोग मिलकर स्वागत करेंगे जी। लेकिन जब बात आएगी वोट का, जब बात आएगी काम का, तो सबका हिस्ट्री को निकाल के देखा जाएगा कि किसने क्या किया है सीमांचल के लिए जी सर। और इस इलाके को, खास करके आप जहां बैठे हैं, इस इलाके में ये पहला मर्तबा है कि इस इलाके को डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को जी बिहार का प्रदेश अध्यक्ष इस सीमांचल से बनाया गया है, वो भी पूर्णिया किशनगंज से बनाया गया है, अररिया से जी। ये पहला मौका है जी। अब इनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इस इलाके में जी, ये इलाका जो है, यहाँ पर एक खुशी का लहर है जी। अब लोगों को लग रहा है कि अब हमारी बारी है जी, अब सीमांचल की बारी, ऐसा हम लोगों को महसूस हो रहा है कि अगर हमारे नेता डेवलप करेंगे, अगर ये आगे बढ़ेंगे तो सीमांचल का विकास अगर किसी से संभव है तो वो डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल से संभव है।
सर पूर्व लोकसभा सांसद प्रत्याशी डॉक्टर मुजाहिदीन साहब, मुजाहिद सर उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर वो चुनाव जीत के आते जी, अगर वो चुनाव जीतते तो आज के डेट में ये वो मिनिस्टर होते और किशनगंज का ही नहीं सीमांचल का कायाकल्प होता। आज यहाँ फैक्ट्री लगना शुरू होता, आज उद्योग आता, आज सब कुछ होता। और हम तो समझते हैं कि अगर वो चुनाव जीत के आते तो वो अल्पसंख्यक मिनिस्टर भी होता, जो इलाके में विकास होता। सर कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा मेरे चैनल पर बयान दी गई है, आप उसे देख सकते हैं सर, जी, कि कांग्रेस का एक ऐसा विधायक है डॉक्टर जावेद साहब, एमपी सर सांसद, कि वो सबसे अधिक काम योजना इस क्षेत्र के लिए लाते हैं। और आपको अगर हम बताएं अगर काम के बारे में, जी सर, तो आप आश्चर्य करिएगा। हमारे बीच इस पुलैया बिरादरी में एक पूर्व मिनिस्टर थे हसीबुर रहमान साहब, मोहम्मदिया स्टेट से। जी सर, जो कि वो लॉ मिनिस्टर भी थे। जी सर। और उसके जमाने में एक पीडब्ल्यूडी रोड बरसोनी से टोली चौक होते हुए कस्बा के ओर प्रस्थान किया है। जी, NH 31 से लेके NH 57 गया है। जी। और उस समय हम लोगों की पैदाइश नहीं थी। हमारे अब्बू लोग ने बताया था कि ये रोड को हसीब साहब बनाए थे। जी। और उस रोड में आए दिन दुर्घटना होता है। आपको जब भी घटना होती है तो बचता नहीं है लोग, स्पॉट डेथ होता है। तो वो सड़क आज देखिए 16 फीट से वो सुकर के आज 12 फीट, वो सुकर के आज 12 फीट पे आ गया है, अतिक्रमित हो गया सर, वो 12 फीट आ गया। और अन्य जगह देखते हैं हम कि रोड के चौड़ीकरण कितनी तेजी से हुआ। और ये वैसी विधानसभा में आप घूम के देख लीजिए, क्योंकि माननीय सांसद जी हैं जी, ये रोड इतनी चलती वाली रोड आज तक इसका डेवलप नहीं हुआ, ये चौड़ीकरण नहीं हो पाया। जी। इसी से विकास का अंदाजा कर सकते हैं आप जी, इसी से विकास का अंदाजा कर सकते हैं यहाँ कितना विकास हुआ है। तो विकास को बोलने से किसी का होगा कि हम बहुत विकास कर दिए, विकास तो दिखता है। हम लोगों को दिखता है कि 50 साल के बाद भी आज तक रोड का चौड़ीकरण इस लोकसभा में नहीं हो पाया, तो ये विकास है। अगर पूरे डगरवा प्रखंड में एगो गोदाम नहीं बन पाया 22 विधानसभा में, तो ये विकास है। यहाँ एक मतलब एम्स, एगो मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाया, ये विकास है। हमारे यहाँ जूट का खेती होता है, पटवा का, मक्का का खेती। आज के डेट में तो मक्का समझिए कि पूरे देश को यही सीमांचल सप्लाई देता है जी। तो ये वो मक्का का यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लग पाया, ये विकास है। तो अब इसी को लोग अगर विकास समझने लगेगा तो फिर विकास को लोग क्या कहेगा? तो बस